हेलो किड्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 13वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन हमारे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जो आप घर में एलपीजी जलाते हैं सिलेंडर, उसका जो गैस है वो भी हाइड्रोकार्बन है। आप जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। और तो और जो कोयला है ना, वो भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है, हालांकि वो ज़्यादातर कार्बन है, उसका ज़्यादातर हिस्सा कार्बन है। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में आप पेट्रोलियम को और गैसेस को ले सकते हो। ठीक है। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। आज आप कल्पना करिए कि अगर आपके पास पेट्रोल डीजल ना रहे तो आप कैसे करेंगे। ठीक है। हो सकता है आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कम से कम 2022 की स्थिति में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन पद स्वतः स्पष्ट है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि जब आप एलपीजी गैस को सिलेंडर में भरते हो तो इतना ज़्यादा प्रेशर में भरा जाता है कि गैस जो है लिक्विड हो जाता है, इसलिए उसको लिक्विफाइड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी ज़मीन से ही निकलता है और इसको भी जब भरा जाता है, हालांकि ये लिक्विफाइड तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी प्रेशर में भरा जाता है। और सीएनजी से आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। अगर आप दिल्ली साइड में कहीं रहते हैं या किसी बड़े शहर में, तो आप सीएनजी के पंप्स आप देख सकते हैं। आदि संक्षिप्त शब्दों से आप परिचित होंगे जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। मैंने दोनों के इंग्लिश भी बताया आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। ये जो सीएनजी है, इसी का ये डेवलप्ड फॉर्म है। जब बहुत ज़्यादा भर दोगे तो ये भी लिक्विफाइड हो जाता है, द्रवित हो जाता है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बताया कि सीएनजी को बहुत ज़्यादा दबा दोगे, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर भरोगे तो भी द्रव हो जाएगा। पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है के प्रभाजी है। ये थोड़ा सा गलत छपा है एनसीईआरटी में, प्रभाजी आश्वन। ठीक है। प्रभाजी आश्वन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन प्राप्त होते हैं। इसको आप समझ लीजिए, हालांकि पिछले क्लासेस में मैंने बताया है इसके बारे में। जमीन से जो निकलता है काले रंग का, ऐसे गाढ़ा सा थिक सा द्रव होता है, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। भारत में एक दो जगह निकलता है, जिसमें एक बॉम्बे हाई है, मुंबई के पास समुद्र के अंदर। ये समुद्र के अंदर से उसके ज़मीन को खोद करके उसमें बोर करके निकाला जाता है। तो मुंबई के पास एक मुंबई हाई है, बॉम्बे हाई, वहाँ से निकलता है ये। ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। जो खाड़ी देश हैं, अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, इनसे हम लोग आयात करते हैं। वो पानी जहाज़ों में भर के, शिप में भर करके हम उसको लाते हैं। फिर हम इसका प्रभाजी आश्वन करते हैं। प्रभाजी आश्वन का मतलब ये है कि हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, वो गैस बन जाता है। गैस बन जाता है, फिर उस गैस को जो मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है वो, उनको हम अलग अलग तापमान से गुजारते हैं। तो कुछ गैसें जल्दी द्रवित हो जाती हैं, कुछ गैसें थोड़ा देरी से द्रवित होती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अलग अलग तापमान से जब गुजारते हैं तो ये चीज़ें अलग अलग तापमान पर द्रवित हो जाती हैं। ठीक है। मतलब पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है ना, डामर है, ये चीज़ें इन्हीं से बनते हैं।
तो उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं, अलग अलग तापमान में उसको गुजारने को। कोल गैस कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी, इसमें चैप्टर में तो कहीं पर आया नहीं तो मैं बताता आपको और ठीक से। कोल गैस को भी हम कोयले से बनाते हैं, कोयले को अपन तोड़ते हैं एक प्रकार से, उसको गैस के रूप में लाते हैं, तो फिर वो कोल गैस मिलता है, और इसका भी प्रयोग आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं। प्राकृतिक गैसें तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती है। आपको बता दें कि तेल के कुएं का मतलब ऐसा बड़ा सा कुआं नहीं होता, वो बोर होता है, जैसे आपके घर में पानी के लिए बोर होता है वैसा बोर होता है। लेकिन पानी का बोर हम क्या करते हैं 100, 200, 300, 400 फीट तक हम बोर करते हैं। लेकिन पेट्रोल जो निकलता है, पेट्रोलियम जो निकलता है, वो हजारों मीटर नीचे निकलता है। ठीक है, तो वहाँ से जहाँ से लिक्विड निकलता है ना, उसके ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा सा गैस भी भरा होता है, उसी में से गैस बन करके उभरा रहता है, उसको हम निकालते हैं प्राकृतिक गैस के रूप में। उसको भी हम जैसा मैंने कहा CNG LNG के रूप में यूज़ करते हैं। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कहते हैं। उसको भरते हैं जब, और ज़्यादा दबा देंगे तो वो द्रव हो जाएगा। LPG का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस होती है। जैसे आप लकड़ी वगैरह जलाते हैं अगर चूल्हे में, तो उससे बहुत धुआं निकलता है, लेकिन अगर आप LPG जलाते हैं तो उससे धुआं नहीं निकलता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो पाता है, जबकि धुआं जो होता है लकड़ी का वो बहुत हानिकारक होता है। केरोसिन का उपयोग भी घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता है। खैर, आप लोगों की जो पीढ़ी है शायद केरोसिन का उपयोग ज़्यादा नहीं देखे होंगे, हमारी पीढ़ी ने इसका बहुत उपयोग किया है। एक लालटेन होता था, लालटेन, उसमें हम केरोसिन भरते थे, बत्ती लगाते थे, जलाते थे, उससे प्रकाश होता था थोड़ा, उसी से पढ़ाई वढ़ाई करते थे अगर लाइट गुल हो जाती थी तो। आजकल तो इन्वर्टर है, LED है, सब कुछ बैटरी वाली चीज़ें हैं, लेकिन उस समय चीज़ें नहीं थी, हम लोग लालटेन में पढ़े हैं। एक चिमनी करके बनाते थे, उसमें खाली बत्ती लगा के, लेकिन ये चीज़ें धुआं देती थी, पता है, पास में रहने से ना हानिकारक होती थी थोड़ी सी। और फिर इसको स्टोव में लगाते थे, स्टोव में भरते थे केरोसिन को, स्टोव में ऐसे हवा भर करके फिर वो जलना चालू होता था, फिर उसमें खाना पकाते थे, है ना। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जितना भी खाना बना के खाया है, खाना बना के हम लोग खाते थे, पढ़ाई जब करते थे शहरों में, तो स्टोव से ही चलाते थे हम लोग, और स्टोव से ही खाना बनाते थे। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा होता था, जल्दी होता था, ये मतलब LPG से जल्दी बनता था उसमें। स्वचालित वाहनों को ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा CNG की आवश्यकता होती है। ऑटोमोबाइल्स जो आपकी गाड़ियां हैं उसकी बात कर रहा है ये। पेट्रोल तथा CNG से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। डीजल वाली गाड़ियों में धुआं ज़्यादा निकलता है। आप देखना कि डीजल की गाड़ी जैसे बस वगैरह, ट्रक वगैरह जाती हैं, तो उसके साइलेंसर से काला काला धुआं निकलता है, बहुत आपको मुश्किल हो जाता है सांस लेना। लेकिन ये पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कार वगैरह है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें से धुआं निकलते नहीं दिखेगा आपको। और CNG से तो और बहुत कम धुआं निकलता है, नहीं के बराबर। तो दिल्ली वगैरह बड़े शहरों ने आज से 20 साल पहले CNG लागू किया था अपने यहाँ, और अब तो काफ़ी शहरों में, बड़े शहरों में ये CNG लागू हो गया है। तो उसको अगर आप इसमें भरते हैं, कारों में या बड़ी गाड़ियों में, बसें भी चलती हैं, ट्रकें भी चलती हैं CNG से, तो वो बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। देखिए, पॉलीथीन तो आप जानते हैं, जिससे आप थैली बनाते हो ऐसे, है ना, कैरी बैग, है ना। पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन, ये चीज़ें प्लास्टिक बनाने के लिए तो यूज़ होती हैं, पाइप्स वगैरह बनाने में भी यूज़ होते हैं। PVC एक जानते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी पाइप बनाने काम आती है ना। ये बहुलक हैं। बहुलक का मतलब आप जानते होंगे, जब छोटे छोटे यूनिट्स, इकाइयाँ मिल करके कोई चीज़ को बनाती हैं तो वो बहुलक कहलाती हैं, और जो इकाइयाँ होती हैं वो एकलक कहलाती हैं। जैसे कि प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एकलक हो गए, प्रोटीन जो है बहुलक हो गए। ठीक है, जैसे हमारा जो DNA होता है, DNA में एकलक होता है न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो DNA बनता है, तो DNA एक बहुलक हो गया। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग
पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन जिनका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, पेंट में विलायक के रूप में। आप जो देखना, ये जो पेंट पॉलिश आप करते हो दीवारों में, दरवाजों में, वो थोड़ा सा वो थिक टाइप का रहता है, तो उसमें घोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक और चीज़ कि जब कोई पेंट करने वाला आता है आपके यहाँ, तो तारपीन तेल भी लेके आता है, तारपीन तेल है ना, उसको भी घोल घोल के पेंट को थोड़ा सा वो डाइल्यूट करता है। और साथ में रंजक, रंजक मतलब तो जानते होंगे, कलर करने की चीज़ें होती है रंजक। और औषधियों के निर्माण में भी इसको बेस के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको घोलने के लिए। जैसे मान लो कोई लिक्विड मटेरियल है, उसको पीना है, दवाई है, तो उसको बना सकते हैं इससे। अब आप दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन के महत्वपूर्ण उपयोग को अच्छी तरह समझ गए हैं। इस एकक में हाइड्रोकार्बन के बारे में और अधिक हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो शायद 8, 10, 15 क्लासेस इसमें लग सकती हैं। वर्गीकरण, ठीक। हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं संतृप्त, दूसरे को कहते हैं असंतृप्त, और तीसरे को कहते हैं एरोमेटिक। इसको आप समझ लीजिए पहले। जैसे हम कार्बन कार्बन को ऐसे जोड़ते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन में। साथ में इसके बाकी जो बंध हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसे जुड़े होते हैं। क्योंकि कार्बन जो है 4 बंध से जुड़ा रहता है, चारों बंध इसके पूरे होने चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन सभी एक एक बंध से जुड़े हैं, और बाकी सभी तरफ की पूर्ति जो है हाइड्रोजन ने कर दिया है। तो कार्बन्स को, जितने भी कार्बन हैं, उनको जितने भी हाइड्रोजन की जरूरत है उतने हाइड्रोजन यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए ये संतृप्त है। संतृप्त का मतलब सेटिस्फाइड। जैसे आपको प्यास लगी, आपने 2 गिलास पानी पी लिया, आप संतृप्त हो गए। लेकिन अगर आपको 1 कटोरी पानी दे दिया और आप संतृप्त नहीं हुए, तो आप असंतृप्त हुए, आप तृप्त नहीं हो पाए। तो ये सभी कार्बन हाइड्रोजन से तृप्त हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे संतृप्त। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि इसमें से मान लो कोई हाइड्रोजन एब्सेंट हो गए, तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब इनमें देखें कि इस कार्बन में 3 बंध हैं, इस कार्बन में भी 3 बंध हैं, जबकि इनको 4-4 बंध करना है। तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन आपस में ऐसे डबल बंध से जुड़ जाएंगे। डबल बंध हो गया वहां पर, ठीक है। मान लो ऐसा होता है, ये डबल बंध हुआ ना, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन कम है, तो डबल बंध हुआ। अब मान लो ऐसा हुआ कि इसमें से एक हाइड्रोजन और कम हो गया, और इसमें से भी एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो अब एक एक बंध और कम हो गए, तो फिर ये ट्रिपल बंध से जुड़ जाएंगे, 3 बंध से जुड़ जाएंगे। तो 2 बंध से जुड़े हों या 3 बंध से जुड़े हों, इनमें हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए ये 3 बंध से जुड़े हुए हैं या 2 बंध से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन केवल एक एक बंध से जुड़े हों और उनमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में हो, तो हम उन्हें कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर उनमें हाइड्रोजन की कमी हो गई और उसकी पूर्ति करने के लिए कार्बन कार्बन आपस में ही डबल या ट्रिपल बंध से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन कहेंगे असंतृप्त, क्योंकि अभी इनमें तृप्तता नहीं आई है, अभी ये तृप्त नहीं है, इनमें हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। अब तीसरा जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में ऐसे रिंग्स में जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ना रिंग्स होते हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये कार्बन आपस में ऐसे मान लो जुड़े हुए हैं ऐसे। फिर इनमें हाइड्रोजन भी जुड़ा है, सभी कोने में ऐसे हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो ये रिंग में जब रहते हैं
तो हम इन्हें एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें भी हाइड्रोजन की कमी हो तो फिर ये आपस में भी डबल बंध से जुड़ सकते हैं, लेकिन ट्रिपल बंध नहीं होता। रिंग वाले में आपको 3 बंध आपको नहीं दिखेंगे, कार्बन में आपको या तो एक बंध दिखेंगे या 2 बंध दिखेंगे। अगर वो संतृप्त है तो एक एक बंध है और असंतृप्त है तो 2 बंध है। मतलब एरोमेटिक भी संतृप्त और असंतृप्त रहेगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपको क्या बताया मैंने, 3 प्रकार। हाइड्रोकार्बन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने बताया ना कि कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़े हैं, 2 बंध, 1 बंध, 3 बंध, ऐसा। तो पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, तो तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। एकल आबंध का मतलब होता है सिंगल सिंगल बंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं, ऐसे सीधे सीधे श्रृंखला को विवृत श्रृंखला कहते हैं। और अगर रिंग वाला रहेगा तो उसको चक्रीय श्रृंखला कहेंगे। तो अगर सीधा सीधा है, विवृत श्रृंखला है, तो उन्हें हम एल्केन कहेंगे। एक बहुत अच्छा शब्द आप समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल ही बंध है और सीधे सीधे हैं, बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये एल्केन कहलाएंगे। संतृप्त है एल्केन। ठीक है, मान लो इसमें कहीं पर डबल बंध आ गया, 1 जगह 2 जगह 4 जगह, जितने भी जगह, एक जगह भी आ गया है तो वो असंतृप्त हो गया है, तो उन्हें हम कहेंगे एल्कीन। अगर कहीं पर भी एक या ज़्यादा डबल बांध आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। और अगर 3 बंध आ जाते हैं कहीं पर, 3 कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध एक भी जगह, तो उसे हम कहेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक एक बंध वाले सभी हैं तो एल्केन। कहीं पर भी 2 बंध आ गया तो फिर वो एल्कीन, और अगर कहीं पर भी 3 बंध आ गया तो वो एल्काइन। तो थोड़ा शब्दों को ध्यान रखेंगे। तो एक एक बंध वाला एल्केन कहलाते हैं, जैसा कि आप एकक 12 में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, कार्बनिक रसायन में मैं इसको पढ़ाया भी हूं आपको। दूसरी ओर यदि कार्बन परमाणु संवृत श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहेंगे। अगर ऐसे में भी ये, जैसे मैंने अभी रिंग बताया आपको, ये रिंग में भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध ही है, 2 बंध नहीं है, यह तो एकल बंध रहेगा या 2 बंध रहेगा, 3 बंध नहीं होता इसमें, तो सीधी सीधी है तो एल्केन। ऐसे चक्र में है एकल बंध वाला तो साइक्लोएल्केन। इसको भी बताया हूं मैं आपको पिछले क्लासेस में, साइक्लोएल्केन कहते हैं इनको, कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, या तो केवल डबल बॉन्ड कहीं पर होगा या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे कहीं 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 पर, है ना, तो हम उसे असंतृप्त कहेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन संवृत यौगिकों का एक विशेष प्रकार होता है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम किसको कहेंगे, जब वो डबल बॉन्ड वाला हो तो एरोमेटिक कहलाएगा, नहीं तो वो एलिफेटिक कहलाता है। आपको मैंने ये भी बताया है। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया आपको कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध ही है रिंग में, ठीक है, तो ये साइक्लो तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, इसको हम एलिफेटिक ही कहेंगे। लेकिन अगर किसी कार्बन के बीच में डबल बंध है तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक, तब एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, आप कार्बन की चतुर संयोजकता तथा हाइड्रोजन की एकल संयोजकता को ध्यान में रखते हुए विपरीत श्रृंखला या संवृत श्रृंखला अनेक अणुओं के मॉडल बना सकते हैं। कार्बनिक रसायन के चैप्टर में मैं इनको सबको डिटेल पढ़ाया हूँ। एल्केनों के मॉडल बनाने के लिए, आबंधों के लिए टूथपिक तथा परमाणुओं के लिए प्लास्टिक की गेंदों का उपयोग हम कर सकते हैं।
प्लास्टिक की गेंद ले सकते हैं, उनको टूथपिक से ऐसे जोड़ सकते हैं, तो मॉडल बन जाएगा आपका। एल्कीन, एल्काइन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के लिए स्प्रिंग मॉडल बनाए जा सकते हैं। अगर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, या तो 2 टूथपिक को जोड़िए या स्प्रिंग को जोड़िए, तो आपको दिखेगा वो अच्छे से। अब पहला आता है एल्केन। तो जैसा मैंने कहा, एल्केन का मतलब है सीधी श्रृंखला है, जिसको विपरीत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, सीधी श्रृंखला है कार्बन कार्बन की, और सभी कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा ही जुड़े रहेंगे। अगर हम इसको रिंग में बनाते हैं तो साइक्लोएल्केन कहलाएगा। अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला जिसको विपरीत श्रृंखला कहते हैं, एकल बंध। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त है का मतलब एकल बंध है, विपरीत का मतलब होता है कि वो सीधी श्रृंखला वाले हैं। मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। तो इसमें मीथेन में आप जानते हैं कि कार्बन है, इसके चारों बंध जो हैं हाइड्रोजन द्वारा ही संतृप्त हैं, इसमें और कोई कार्बन नहीं है, तो ये मीथेन है। फिर इसमें एक हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह आप एक कार्बन जोड़ देते हो। ठीक है, फिर इस कार्बन को भी आप तीनों से ऐसे जोड़ देते हो, तो ये हो जाता है एथेन। पहले मीथेन था, फिर इथेन, इथेन। ठीक है, ई रहेगा, एथेन। ठीक है, लेकिन यहां पर ए रहेगा, ध्यान रखेंगे। सीधी श्रृंखला है और एकल बंध है। और ज़्यादा संख्या जोड़ना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह एक कार्बन जोड़ देना है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसा। ठीक है, तो ये CH3 हुआ, फिर CH2 हुआ, फिर CH3 हुआ। ये प्रोपेन हुआ, प्रोपेन, प्रोपेना, ANE आखिरी में। ध्यान रखेंगे, एल्केन के शब्दों में हमेशा आखिरी में ANE प्रत्यय लगता है, सफिक्स प्रत्यय, है ना। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसा। आपका जो LPG गैस हम बात कर रहे थे, जो घर में आप सिलेंडर में भर के रखे हो, उस LPG गैस में मुख्य अवयव है ब्यूटेन, और थोड़ी मात्रा में भी होती है प्रोपेन। तो LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, ऐसा है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में जो फूल पत्तियां वगैरह, पेड़ पत्तियां वगैरह हैं, वो सड़ती हैं तो मीथेन बनती है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में ज़्यादातर। और कोयले की खान में भी कोयले के ऊपर मीथेन गैस का लेयर हो सकता है, उसको भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आपका जो बायोगैस होता है ना, गोबर गैस, उसमें भी करीब 65% मीथेन होता है। ठीक है, अगर आप मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के द्वारा प्रतिस्थापित कर तथा हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरे कार्बन की चतुर संयोजकता को संतुष्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो मैंने अभी बनाया था, ये एक हाइड्रोजन को हटा के एक कार्बन जोड़ा, फिर 3 हाइड्रोजन, तो हमको एथेन प्राप्त हुआ। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाए, एक कार्बन जोड़े और हाइड्रोजन जोड़े, तो हमको मिला इथेन। फिर एक हाइड्रोजन को हटा के वैसे किए तो प्रोपेन। तो एक एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह कार्बन जोड़ते जाओगे और कार्बन को भी सेटिस्फाई करते जाओगे, तो आपका होते जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये देखिए, मीथेन से एक हटाए, एक कार्बन जोड़े, 3 हाइड्रोजन जोड़े, तो आपको मिला C2H6। कैसे मिला एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये देखिए, आपको ऐसा मिला था ना, एक हाइड्रोजन हटाए थे, उसके जगह कार्बन जोड़े, फिर 3 हाइड्रोजन जोड़े इसमें, तो आपको क्या मिला, CH3 यानी कि C2H6, 6 हाइड्रोजन है वहां पर।
ठीक है। तो CH3CH3, तो C2H6, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ये देखिए C2H6 प्राप्त होता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है एथेन कहलाती है। अतः आप CH4 के यानी कि मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक CH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपने जोड़ा था, एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बन जोड़ा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये CH3 हो गया। इस CH3 को ना मेथिल ग्रुप कहा जाता है। मेथिल, ये चीजें मैं कार्बनिक रसायन में पढ़ा चुका हूं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल करके बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हाइड्रोजन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके, मैंने बताया ना CH3 मेथिल कहलाता है, अन्य कई एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अणु C3H8, C4H10 इत्यादि होंगे। एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बन जोड़े, 3 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के फिर जोड़े, तो फिर ऐसा। तो मीथेन के बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, ऐसे प्राप्त होंगे। ये देखिए इसी को दिखाया है, ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया, उसके जगह CH3 जोड़ा, ये देखिए CH3, उस हाइड्रोजन को हटा के आपने CH3 जोड़ दिया, तो ये मीथेन से इथेन हो गया। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके वैसे CH3 जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। वही चीज़ मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते। अगर हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अम्ल या क्षार से करना चाहोगे तो आसानी से ये उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहा गया था, क्योंकि पैराफिन पैरम शब्द से लिया गया था। ये मेरे हिसाब से ग्रीक वर्ड है, पैरम शब्द से लिया गया है, और कम पैराफिन, पैरा पैरम शब्द है, और अफिनिटी से लिया गया है क्रियाशील, यानी कि उससे संबंध बनाना, क्रिया करना। तो पैराफिन का मतलब होता है जो कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन जैसे ही माचिस मारोगे भक्क से जल जाएगा, ठीक है। क्या आप एल्केन परिवार या सजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? होमोलॉगस सीरीज का मतलब है उसी में एक एक बढ़ता चला जाएगा, जैसे 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन, वो होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। तो इनके मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझा दिया और कैसे अणुसूत्र बनेंगे ये भी समझा दिया। तो ये अनुमान लगा सकते हैं बोल रहे हैं, उसको मैं पहले ही बता चुका आपको। यदि हम विभिन्न एल्केनों के सूत्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। देखिए जैसे कि आप C2H6 कहते हैं, C2H6 इथेन, तो देखिए कार्बन कितना है 2, तो N हो गया 2, तो C2 हो गया, और 2 दूने 4 और 2 6 हो गया 6, तो C2H6। वैसे C3H8 कार्बन में जो संख्या लगा रहेगा वो N है, तो हाइड्रोजन में उसका डबल करके 2 और जोड़ दो। जैसे कार्बन का 2 था तो 2 दूने 4 धन 2 6 हो गया, कार्बन का 3 है तो 3 दूनी 6 धन 2 8 हो गया, 4 है तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 है तो 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। तो कार्बन की जो संख्या रहेगी हाइड्रोजन उससे डबल और 2 प्लस हो जाएगा, डबल और 2 ऐसा हो जाएगा। ये एल्केन का सूत्र है। जब n को कोई उपयुक्त मान दिया जाता है तो यह विशेष सजातीय श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। 1n 2n 3 मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसा होता चला जाएगा, तो वो सजातीय श्रेणी हो जाएगा। क्या आप मीथेन की संरचना का स्मरण कर सकते हैं? आपको याद होगा मैंने जो रासायनिक बंध वाले चैप्टर हैं उनमें पढ़ाए हैं इसको, कि मीथेन की जो संयोजकता है, चतुर संयोजकता कंप्लीट हो रही है, जो चतुष्फल की संरचना बनती है।
मतलब कि जैसे कि मान लो ये कार्बन है तो हाइड्रोजन इसके चारों कोनों में ऐसे फैले होते हैं, तो उसे चतुष्फलकी संरचना कहते हैं। ये मैंने उसके में बताया था आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ाते समय। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण VSPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSPR थ्योरी के अनुसार चौथे चैप्टर में मैंने पढ़ाया है इसको। ठीक है, अभी 13वां चैप्टर चालू है, इसको चौथे चैप्टर में पढ़ाया है। वहां पर आप देखिएगा मीथेन की संरचना चतुष्फलकी होती है, ये मैंने आपको दिखाया था, याद होगा आपको। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन में जो बंध बनता है, 4 बंध बनता है ऐसे, है ना, तो ये चारों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके अधिकतम दूरी में रहते हैं, तो चतुष्फलकी होते हैं। आप उस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं उसको आप देखे होंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले चैप्टर के पहले वीडियो से लेकर के आखिरी चैप्टर के आखिरी वीडियो तक लाइन से देखा करो। किसी चैप्टर को पहले किसी चैप्टर को बाद में मत देखो, क्योंकि चैप्टर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आप पहले चैप्टर को पढ़े, फिर दूसरे चैप्टर को पढ़े, तीसरे, वो लिंक्ड होते हैं। तो आप चैप्टर 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर तक पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो बहुसमतलीय है जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में और 4 हाइड्रोजन परमाणु समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन का बंध कोण 109.5 डिग्री होता है। ये बंध कोण बता रहा है कि एक दूसरे का बंध कोण 109.5 डिग्री होता है चतुष्फलकी संरचना। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वो इतना होता है। एल्केनों के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंधों की लंबाइयां क्रमशः 154 पिकोमीटर और 112 पिकोमीटर होती हैं। पिकोमीटर आप जानते हैं ना, 10 के घात -12 ये हो जाता है पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम कहते हैं तो 10 के घात -10 होता है। नैनोमीटर कहते हैं तो 10 के घात -9 होता है। माइक्रोमीटर में 10 के घात -6 होता है और पिकोमीटर में है आपका 10 के घात -12। तो ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि जैसे आपने कार्बन कार्बन आपस में जोड़े, ठीक है, फिर इनको आपने हाइड्रोजन से जोड़ा, तो इनकी बंध लंबाई कितनी है? तो कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई है, ये जो बंध है इसकी लंबाई 154 है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई 112 होती है। अधिकतम लंबाई जो होती है ना एल्केन में होती है, फिर थोड़ी छोटी हो जाती है डबल बंध वाले में और छोटी हो जाती है ट्रिपल बंध वाले में, क्योंकि जितने ज़्यादा बंध बनते हैं ना वो कार्बन कार्बन उतने पास आ जाते हैं, तो बंध लंबाई कम हो जाती है। एल्केन एकल बंध है तो ज़्यादा लंबी रहेगी, एल्कीन डबल बंध वाले हैं तो कम लंबी रहेगी, ट्रिपल बंध वाला एल्काइन है तो और कम रहेगी, लंबाई कम होते जाती है कार्बन कार्बन के बीच में। ये तो पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है मैंने, 12वें चैप्टर में। आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध का निर्माण कार्बन के संकरित sp3 तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s के समाक्षीय अतिव्यापन से होता है। अब संकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, उन्हीं सब चैप्टर में संकरण भी पढ़ाया है। अब यहाँ पर ज़्यादा लंबा करूँगा तो दिक्कत होगा आपको चैप्टर में, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ें संकरण को। sp3 है ना, sp2 sp ये संकरण होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन में, तो उनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो संकरण आपको समझ में आएगा। और ये बंध कैसे बने हैं, सिग्मा बंध पाई बंध क्या होते हैं, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। एक सिंपल से बता देता हूँ मैं आपको कि जहाँ पर एक बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है, लेकिन अगर 2 बंध आ गया तो 1 सिग्मा 1 पाई बंध होता है, और 3 बंध आ गया तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। आर पार पाई बंध, बीच में सिग्मा बंध, ऐसा होता है। तो 2 बंध पाई हो जाएगा, 1 बंध सिग्मा का हो जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है।
नाम पद्धति तथा समावयता। अब नाम पद्धति तो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा, है ना, समझ गए होंगे आप कि एल्केन में आखिरी में ANE लगता है। मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, देखिए समझ लीजिए कि जिसमें एक कार्बन है वो मेथ है, मेथ उसका जो रूट है मेथ कहलाता है। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब उसके आगे ANE लगा रहे हो का मतलब वो सिंगल बंध वाला है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा। लेकिन अगर 2 बंध वाले हैं तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। 3 बंध वाले हैं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो कार्बन की संख्या के आधार पे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसा उसका रूट होता है जिसको आपको याद रखना है। फिर अगर एकल बंध है तो उसके आगे ANE लगा देंगे, 2 बंध वाले हैं तो ENE लगा देंगे, 3 बंध वाले हैं तो YNE लगा देंगे। समझ पा रहे हैं ना आप? ANE, ENE और YNE ये उनके आगे लगाना है। जैसे कि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसा। मेथिन नहीं होता क्योंकि अब 2 बंध बनेंगे तो 2 कार्बन तो होना चाहिए ना, एक कार्बन में तो 2 बंध नहीं बन सकते। तो ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। वैसे इसमें भी 3 बंध बनेंगे तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। कार्बन की संख्या का नाम वही है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसा। लेकिन उसके आगे क्या लगाएंगे वो बंध के आधार पे लगाएंगे। अगर एक बंध है तो उसके आगे ANE लगा देंगे, 2 बंध वाले हैं तो ENE लगा देंगे, 3 बंध वाले हैं तो YNE लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत ईजी है, बस एक बात समझने की बात है। ये सब भी बताया हूँ पिछले क्लास में मैं आपको 12 चैप्टर में, 12th में। 1-12 में आप विभिन्न कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियों की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एल्केन में नाम पद्धति तथा समावयता को कुछ और उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है। साधारण नाम कोष्टक में दिए गए हैं। प्रथम 3 सदस्य जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। आपने पिछले चैप्टर में सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला इनको पढ़े हैं, याद है आपको कि बीच बीच में ऐसे CH3 ऐसे जुड़े जुड़े हैं ऐसे बीच बीच में, वो शाखित श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला अशाखित होती है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन यहाँ तक तो कोई शाखा नहीं बनेगी आपको, लेकिन जैसी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में जाएंगे वैसी बीच बीच में शाखाएं बन सकती हैं, है ना। तो शाखा वाली भी हो सकती हैं और बिना शाखा वाली भी हो सकती हैं। C4H10 की संरचना लिखने पर 4 कार्बन परमाणु आपस में सतत श्रृंखला यानी सीधी सीधी भी जुड़ी हो सकती हैं और शाखित श्रृंखला के द्वारा भी जुड़ी हो सकती है। मतलब 3 कार्बन सीधे सीधे रहेंगे, फिर एक कार्बन बीच में कहीं पर जुड़ा रहेगा। तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं आप इसको, है ना। लेकिन C3 तक शाखाएं नहीं जुड़ती, शाखाएं नहीं बनती, क्योंकि 3 कार्बन है, आप उसको कैसे भी जोड़ोगे तो भी वो सीधी ही बनेगी। ऐसे जोड़ोगे तो भी ऐसे करके ऐसे सीधी हो गई है, ये सीधी ही है, शाखित नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहां पर आप ब्यूटेन को देखिए ध्यान से, ये 4 कार्बन सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो सीधी श्रृंखला हो गई, है ना। ये देखिए ब्यूटेन, जिसको अपन नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, ये साधारण नाम है, नॉर्मल ब्यूटेन साधारण नाम है। क्वथनांक है 237 केल्विन। 273 केल्विन तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और ये 237 केल्विन है, यानी 30 दूनी 60, 40 माइनस 40 37 के आसपास ये जाएगा माइनस में। क्वथनांक मतलब उतना ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा और ठंडा करोगे तो वो सॉलिड बनेगा, इसलिए गैस के रूप में दिखेगा आपको।
तो सीधी श्रृंखला वाली है तो हम इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे साधारण नाम में, या ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए 3 कार्बन सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और एक कार्बन ऐसे बीच में जुड़ गया है, आगे ना जुड़ के बीच में जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ये 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं ऐसे सीधे सीधे, और बीच वाले कार्बन से चौथा कार्बन जुड़ गया, तो है तो ये भी ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है। लेकिन साधारण नाम में हम इसको ब्यूटेन कहेंगे, लेकिन आइसोब्यूटेन कहेंगे। ये देखिए साधारण नाम में ये आइसोब्यूटेन हुआ, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन है, मतलब साधारण नाम में ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये आइसोब्यूटेन है। क्यों आइसोब्यूटेन है? क्योंकि एक कार्बन बीच में जुड़ा है, इसलिए आइसोब्यूटेन हुआ। ठीक। लेकिन आईयूपीएसी इसको ब्यूटेन नहीं मानता। आईयूपीएसी कहता है कि ये सीधे सीधे 3 कार्बन जुड़े हैं इसलिए ये प्रोपेन है, और बीच में कोई जुड़ गया तो वो साइड चेन के रूप में जुड़ा है, उसको हम अलग से दिखाएंगे। ये देखिए ये प्रोपेन है और बीच में CH3 जुड़ा है तो मेथिल है, CH3 जो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे मेथिल जुड़ा है, ऐसा आईयूपीएसी कहता है। साधारण नाम में तो हम दोनों को ब्यूटेन माने हैं क्योंकि 4 कार्बन हैं, लेकिन आईयूपीएसी इसको तो ब्यूटेन मानेगा, इसको प्रोपेन मानेगा, और प्रोपेन में एक मेथिल जुड़ा है ऐसा बोलेगा वो। ये सारी चीजें पिछले चैप्टर में पढ़े हैं अपन, लेकिन दोनों के क्वथनांक में अंतर है, आप देख सकते हैं। इसका क्वथनांक 237 है और इसका क्वथनांक 261 है, मतलब इसका क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसको कम ठंडा करना पड़ेगा और वो लिक्विड बन जाएगा। 261 यानी 273, 10 तो हो गया 263 और 2 12, -12 डिग्री में ये द्रव हो जाएगा, जबकि ये -35-37 डिग्री तक आपको जाना पड़ रहा था, तब वो जाके लिक्विफाइड हो रहा था। तो साधारण नाम में दोनों ब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, सीधी चेन है तो नॉर्मल ब्यूटेन साधारण नाम, एक में एक शाखा है इसलिए आइसोब्यूटेन साधारण नाम, जबकि आईयूपीएसी में ये ब्यूटेन है ये प्रोपेन है। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब पेंटेन की बात करें अपन, 5 कार्बन वाला। अब ये 5 कार्बन वाला जो है 2-3 प्रकार से और बना सकता है। कैसे बना सकता है? देखिए आप सीधे सीधे श्रृंखला में जोड़ रहे हैं 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंटेन, आईयूपीएसी में भी और साधारण नाम में भी नॉर्मल पेंटेन, सीधी श्रृंखला में जोड़े। इसका क्वथनांक है 309, मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड रहेगी और उसके ऊपर भी 73 यानी 27 और 9 36 डिग्री, 36 डिग्री तक भी ये लिक्विड रहेगी। 37 डिग्री कर दोगे तो द्रव हो जाएगी, या 36 डिग्री कर दोगे तो गैस हो जाएगी, सॉरी, उससे कम में वो द्रव रहेगी। तो एक तो सीधी श्रृंखला हो गई जिसको अपन पेंटेन कह रहे हैं, और नॉर्मल पेंटेन साधारण नाम में कह रहे हैं। ये आईयूपीएसी है, ये साधारण नाम है। अब इसके और क्या हो सकते हैं? ये देखिए कि 4 कार्बन आपस में जुड़े हैं, फिर एक कार्बन बीच में जुड़ा है। ठीक है, एक कार्बन बीच में जुड़ा है, ये 4 कार्बन सीधे, एक कार्बन बीच में जुड़ा है। तो अभी भी हम इसको साधारण नाम में पेंटेन मानेंगे, लेकिन अब इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। लेकिन आईयूपीएसी क्या कहेगा कि 4 कार्बन सीधे जुड़े हैं इससे ये ब्यूटेन है, और उसमें एक कार्बन अलग से जुड़ा है जो कि मेथिल है, तो मेथिल दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है और ये 4 ब्यूटेन हुआ है। तो ये देखिए, तो 2 मेथिल ब्यूटेन लिखा हमने, लेकिन साधारण नाम में आइसोपेंटेन कहा। अब ये 301 केल्विन हुआ, जबकि इधर 309 केल्विन था, ये एक 301 हो गया, थोड़ा सा घट गया। और क्या कर सकते हैं अपन कि हम एक कार्बन को और शाखा बना सकते हैं। ये देखिए 3 कार्बन को हम सीधे सीधे जोड़े और 2 कार्बन को हम शाखा में जोड़े। ये देखिए 2 कार्बन को हम शाखा में जोड़ दिए और 3 को जोड़े,
तो साधारण नाम में तो अभी भी पेंटेन है, लेकिन अब हम इसको नियोपेंटेन कहेंगे। दो शाखाएं बन गई, तो नियोपेंटेन, एक शाखा में आइसोपेंटेन, दो शाखा में नियोपेंटेन। लेकिन आईयूपीएसी क्या कहेगा? अब आईयूपीएसी इसको प्रोपेन मानेगा। यहां पर ब्यूटेन माना था, यहां पर प्रोपेन मानेगा, क्योंकि सीधी में 3 कार्बन जुड़े हैं और 2 कार्बन यहां पर मेथिल जो है सेकंड पे जुड़े हैं। तो देखिए 2 पोजीशन पे 2 ठो मेथिल जुड़े हैं, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। आईयूपीएसी इसको प्रोपेन मान रहा है क्योंकि 3 कार्बन आपस में जुड़े हैं सीधे सीधे। इसमें 4 कार्बन जुड़े थे तो ब्यूटेन माना था, इसमें 5 कार्बन जुड़े थे तो इसको पेंटेन माना था, जबकि सभी चीजों में 5-5 कार्बन ही है, देख सकते हैं। तो उसको नॉर्मल पेंटेन हम कह रहे हैं, साधारण नाम में। इसको हम आइसोपेंटेन कह रहे हैं, इसको हम नियोपेंटेन कह रहे हैं। तो साधारण नाम में तो हम सबको पेंटेन मान रहे हैं, लेकिन आईयूपीएसी ऐसा नहीं मानता। आईयूपीएसी शुरू वाले को तो पेंटेन मान लिया, लेकिन दूसरे को ब्यूटेन और तीसरे को प्रोपेन मान रहा है, और उनमें कोई चीज को जोड़ा हुआ दिखा रहा है। समस्या ये खड़ी हो गई, ठीक है। तो आईयूपीएसी हालांकि ज्यादा सरल नाम आईयूपीएसी है, उसको समझ लोगे थ्योरी को तो आईयूपीएसी लिखना ज्यादा साधारण नाम, मतलब ज्यादा सरल नाम है। वही चीज यहां पर लिखा है। तो संरचना 1 और 2 का अणुसूत्र समान है, किंतु क्वथनांक तथा अन्य गुणधर्म भिन्न है। इसी प्रकार संरचनाओं 3, 4 तथा 5 के अणुसूत्र समान है, किंतु क्वथनांक और गुणधर्म भिन्न है। तो आपने कई संरचनाएं देखी। संरचना 1 और 2 ब्यूटेन के समावय है, संरचना 3, 4, 5 पेंटेन के समावय है। यही संरचनाओं की बात कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये संरचना, ये देखिए, यहाँ से आप देखिए, ये देखिए तीसरी संरचना है ना, 1 संरचना 2 संरचना, ये किसके हैं? ब्यूटेन के, ठीक है। जबकि 3, 4 और 5 ये पेंटेन की संरचनाएं हैं, उसी को लिख रहा है, ये नाम दिया है। इनके गुणधर्मों में अंतर इनकी संरचनाओं में अंतर के कारण है, अतः इन्हें संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स कहते हैं। ठीक है, हमने आइसोमेरिज्म भी पहले पढ़ा है, उसके आधार पे हमने नाम दिया। संरचना 1 और 3 में सतत कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, जबकि संरचना 2, 4 और 5 में शाखित कार्बन श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला और शाखित दोनों मैंने पढ़ाया। अतः ऐसे संरचनात्मक समावयी जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर के कारण होते हैं को श्रृंखला समावयव या चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर सीधी श्रृंखला है या शाखित श्रृंखला है, ये अंतर है, लेकिन कार्बन की संख्या समान है, हाइड्रोजन की संख्या समान है, तो फिर हम उसे श्रृंखला समावयी कहेंगे। अतः आपने देखा कि ब्यूटेन यानी C4H10 तथा C5H12 यानी कि पेंटेन में क्रमशः 2 तथा 3 श्रृंखला समावयी होते हैं, है ना। सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला उनके समावयी हुए। तो कितने हुए? ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3। ऐसे शब्दों को पूछता है नीट में, जेई में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उदाहरण, अणुसूत्र C6H14 यानी कि अब ये हो गया हेक्सेन वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समायों की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। कैसे होगा? तो एक तो होगा सीधा 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 सीधा, तो ये हो गया हेक्सेन और साधारण नाम हो गया नॉर्मल हेक्सेन। फिर आप एक शाखा बनाए तो ये हो गया 5, तो हो गया पेंटेन जिसके दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है। ठीक है, ऐसा हुआ। अब तीसरी संरचना हम देखेंगे, इसकी क्या बन सकती है तीसरी संरचना। तो ये देखिए पोजीशन चेंज हो गया, पहले 2 नंबर पे डाले थे, अब 3 नंबर पे डाल रहे हैं, तो 3 मेथिल पेंटेन हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि 2 मेथिल को लेंगे, 2 मेथिल आ गया शाखा में, है ना। तो ये देखिए एक मेथिल यहाँ आ गया, एक मेथिल यहाँ आ गया, तो ये 1, 2, 3, 4 इधर से भी गिन सकते हैं। तो 2 और 3 पे 2 मेथिल जुड़ा है, देखिए 2, 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ये फिर दोनों एक ही में भी जुड़ सकते हैं, 2, 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ये देखिए दोनों मेथिल एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो 2, 2 डाइमेथिल। इसमें अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, तो 2, 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है,
तो ये तो आपकी संरचना हो गई, ठीक है, इसमें और कोई शाखा नहीं बना सकते आप। तो कितनी संरचना हो गई? 5 संरचना। हेक्सेन की 5 संरचनाएं यहां पर आपको मिल गई, ठीक है। ठीक है, अब ये कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़े होने की संख्या के आधार पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क कार्बन परमाणु बोलते हैं। इनके बारे में अब हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं इस क्लास में। थैंक यू, बाय।